Hello guys, welcome to this video. This is lecture 5 for unsolved paper of maths of set second 2024। guys ये आपका जो है सेकंड जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं सेकंड सेट का, तो ये पांचवा लेक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे व्यूज हो रहे हैं। उनके सारे सोल्यूशन हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इससे पहले मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग इससे जानते हो क्यों सॉल्व करना जरूरी है कि जितने सॉल्व करोगे उतनी बेटर आप लोग एग्जाम में अपने परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो जितने हो सके उतने आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। कि इसके सोल्यूशन फिलहाल कैसे हैं, ये पहला वाला आपका ई वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मॉडल्स आपके हर बार आते हैं कि मॉडल्स कैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे, हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को। तो हम लोग पहले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्या हमारे पास है कि तो हमें चेक करना है एफ एक्स डिफाइंड मॉड एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस टू व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू टू एंड जीरो व्हेन इक्वल टू टू is defined, then check its continuity and differentiability at equal to 2। और continuity and differentiability फिक्स है, आप जानते हैं हर बार, इस बार भी आएगा, बस फंक्शन आपका चेंज रहेगा और कुछ नहीं। ओके, continuity differentiability इस बार पूछने वाला है। तो कैसे हम लोग चेक करेंगे, पहले यहाँ देखना मॉडुलस है। आप मॉडुलस कैसे स्पेंड करते हो जाने से आपको मॉड एक्स दिया जाता है, उसको आप लोग लिखते हो क्या, एक्स। एक्स पॉजिटिव कब आता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाए, और नेगेटिव कब देता है, जब एक्स लेस देन जीरो हो जाए। तो यहाँ जो आपको वैल्यू दी गई मॉड के अंदर एक्स माइनस टू को, इसी को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। ओके, तो कैसे एक्सपेंड करते हैं देखना आप लोग, सेम ये रूल हम लोग फॉलो करेंगे। तो पहले हम लोग एफ एक्स लिख लें, क्या गिवन है, मॉड एक्स माइनस टू अपान में नॉट इक्वल टू टू और जीरो एक्स इक्वल टू टू। यहाँ से में दो बातें निकल रही है, नॉट इक्वल टू मतलब एक्स है तो टू से बड़ा है, तो टू से क्या है आपका छोटा है, लेकिन जो है जीरो के बराबर नहीं है। सॉरी, एक्स जो वैल्यू होगी आपका टू के इक्वल नहीं होगी, और टू से आपकी तो बड़ी होगी, तो टू से आपकी छोटी होगी, मीन्स एक्स ग्रेटर देन टू होगा और एक्स लेस देन टू का यहाँ से हमें याद जरूर रहा। तो हम लोग मॉड को एक्सपेंड करें। अब कई जानते क्या है, मॉड पॉजिटिव का था जब अंदर की वैल्यू एक्स प्लस टू आपका क्या हो, जीरो से बड़ी हो, राइट। तो आपका मॉड एक्स माइनस टू आपका पॉजिटिव देगा। जब एक्स प्लस टू की वैल्यू जीरो से लेस हो जाए तो आपका निगेटिव आता है, तो माइनस एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस टू, और जब एक्स इक्वल टू टू है तो आपको क्या दिया गया है, जीरो दिया गया है। अब फिलहाल ये तुम्हारे पास कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, तो क्या बचेगा गाइस, ऊपर हमको बचा वन। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करें तो क्या पाएंगे, एस ग्रेटर देन इक्वल टू टू, बट हमको बोला गया है एक्स टू के इक्वल नहीं है, तो हम लोग इक्वलिटी वाली साइन हटा देते हैं कि मतलब जो एक्स टू से बड़ा है तो वन आ रहा है। और सिमिलरली इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स लेस देन टू पे कितना आएगा, माइनस वन, टू पर जीरो। ये आपका मतलब एक्चुअल फंक्शन ये आएगा, बट थोड़ा जो है दिया गया था जिससे आप लोग डर जाओ, लेकिन डरना मना है। क्यों? ये होता क्या है, डर के आगे जीत, माउंटेन ड्यू पीना है बस उस वक्त। ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब हमें चेक किस पे करना है, इक्वल टू पे हमें कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे रूल एक, कि अगर कोई आपका फंक्शन एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है, ओके कॉन्टिन्यूस है, तो इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट फंक्शन एफ एक्स विल बी अ डिफरेंशिएबल। ध्यान सुनो मेरी बातों को, अगर एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ एक्स विल बी अ डिफरेंशिएबल, बट इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, देन इट इज necessary and sufficient, then it is necessary that function will also be a continuous। मतलब डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, लेकिन कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है। ओके, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूस देख लेते हैं, चेक होगा कि नहीं होगा। उससे हमें ऑब्वियस भी हो रही टू पे ये आपकी लेफ्ट माइनस वन राइट वन आ जाएगी, तो कंटिन्यूस तो नहीं, तो इसको लेकिन हमें
थ्योरेटिकल करना है तो एग्जाम में हमें लिखना भी है। ओके, तो हम लोग कैसे राइट करेंगे कि आपको जितना अच्छा लिखोगे उतना ही आपके मार्क मिलेंगे अच्छे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे गाइस फाइंड करेंगे लिमिट। तो चलो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x इक्वल टू 2 पे। इसको आप लोग कैसे लिखते हो? लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव f ऑफ x। अब इसकी मतलब क्या होती है? x वैल्यू लेस देन 2 हो। लेस देन 2 क्या रहा? -1, मतलब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? आपका -1। और इसकी वैल्यू यहाँ पे x नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट इसको रख देंगे -1। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1। सिमिलरली गाइस राइट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी? तो राइट हैंड को स्टार्ट करते हैं x टेंड्स टू, इस तरह हम लोग राइट हैंड लिखते हैं ऑफ एफ एक्स का। अब मतलब इसका मतलब क्या होगा? x ग्रेटर देन 2 है, 2 पे क्या दे रहा? +1। तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव मीन्स 1। कोई x नहीं तो आपकी सेम आ जाएगी वैल्यू 1। और लेफ्ट हैंड -1, राइट हैंड 1। तो यहाँ से हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू right hand limit 5 because -1 cannot be equal to 1. So this implies f of x guys is not क्या? Is not continuous, is not continuous at x is equal to 2, or this implies f of x is not differentiable। तो हमने ये बताना है कि फंक्शन आप कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कंटिन्यूस हो जाती है तो हमें डिफरेंशियलिटी भी चेक करनी पड़ती है भाई उसके फार्मूले से। तो कंटिन्यूस तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये हम लोग जानते ही हैं। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में होगा। मॉड फंक्शन हमेशा इससे स्पेंड करना, जैसे मैंने इनसे बताया मॉड एक्स पॉजिटिव कब, जब उसके लिए ग्रेटर देन 0, नेगेटिव कब, जब मॉड एक्स एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो नेगेटिव आपका आता है मॉड। एक बार हम लोग टोटल लिखते हैं फिर से जैसे आपने किया ये सारा कुछ, तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। ओके, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 5 का था, एक छूट गया था उस 4th लेक्चर में, तो उसको हमने इस पे कंप्लीट किया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है सेट सेकंड का। अपने आंसर में देखना आप लोग, तो यूपी बोर्ड वाले देख सकते हैं तो उनको क्लियर हो जाएगा आइडिया। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है। उसका क्या करना है? इसमें कह रहा है डू ऑल द पार्ट, मतलब सारे पार्ट आपको करने हैं। तो पहला पार्ट क्या देगा? सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देगा इसको आपको सॉल्व करना है। देखो भाई फिर कौन सा बनेगा? लीनियर वेरिएबल सेपरेबल क्या है? x + 3 y² dy/dx इक्वल टू गाइस y दिया गया। तो किस फॉर्म में हो सकता है? आपका वेरिएबल तो होगा नहीं, होमोजीनियस तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पर 1 है, मतलब ये आपका लीनियर डिफरेंशियल है, बट हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं? dy/dx हम लोग यहाँ से करते हैं। ये क्या मिलेगा? y/3 + y²। अगर आप देखें थोड़ा यहाँ पे awkward लग रहा है कि अगर हम लोग dy/dx इसको अगर हम लोग dx बाय dy कर दें तो हमारे पास y खत्म हो सकता है। इसलिए गाइस हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे dx/dy x + 3y² अपान में y, इसको एक्सपेंड कर दो x/y + 3y² मतलब y खत्म, क्या बचेगा? x गाइस 3y किसके? dx/dy। ये आपको न्यू स्टैंडर्ड डिफरेंशियल व्हिच फॉर्म इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स आपको पढ़ाया होगा, याद होगा आपका dx/dy
क्या होता है माइनस पी वाई बराबर, यहाँ पी वाई होता है ना, इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक्स रहेगा, एक मिनट, यहाँ पे क्या आता है आपका नेगेटिव आता है ना, अरे सॉरी एक्स आता है, ओके यहाँ पे क्योंकि आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, सॉरी जो हम लोग वाई फॉर्म क्या था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, तो इस फॉर्म में तो डी एक्स बाई डी वाई मान मतलब इसका स्टैंड फॉर्म हो जाएगा जिस तरह से डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, जहाँ आपका पी क्या है कॉफिशियंट वाई रहेगा कोई, और क्यू क्या रहा टोटल फंक्शन ऑफ वाई करेगा, फिर कोई कॉन्स्टेंट आपका फंक्शन रहेगा। ओके, तो ये आप यहाँ से अगर हम लोग इसको मतलब ये वाला पार्ट हमें इधर लेके आना पड़ेगा, ये तो आपका कांस्टेंट का कोई वाई का फंक्शन होगा, तो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा, माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर 3y, राइट। अब हम यहाँ से अगर गैस कंपेयर करें तो हमें p कितना मिलेगा, -1/y, तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx, तो e की पावर माइनस, सॉरी यहाँ dy रहेगा, क्या कर रहा हूँ यहाँ, यहाँ पे गाइस आपका हो गया dy, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब इस कंडीशन कितना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग जानते हैं, माइनस लॉग वाई, माइनस को इधर सेपरेट करोगे तो e की पावर लॉग वाई इनवर्स, e की पावर लॉग कितना होता है आपका x, e की पावर लॉग x आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वाई इनवर्स या फिर गाइस 1/y, ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, अब हमें निकालना है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सो सॉल्यूशन और रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा देखना आप लोग, क्या हम लोग लिख पाएंगे, क्या कहता है x का फंक्शन है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद dx प्लस c, ये आपको बनता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1/y, तो x हमको q कितना मिला गाइस, q मिला हमको 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/y इंटू dx प्लस y खत्म, मीन्स क्या बचेगा, अरे यार फिर गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर y आएगा, क्या गलती करी मुझसे, x इंटू एफ, तो यहाँ पर आएगा dy, यहाँ पे dy, राइट गाइस, तो अब आपको जो इंटीग्रेशन बचेगा 3 dy प्लस c, ओके, मीन्स इधर क्या मिलेगा आपको x अपॉन y बराबर, इस कंडीशन कितना हो जाएगा 3y प्लस c, तो y उधर ट्रांसफर करो, x बराबर क्या 3y² प्लस c इंटू y, इट इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि 5 नंबर में है, आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास टोटल रहा सोल्यूशन, बस 2 पेज में आपके लग जाएंगे, इतना हमें इस डिफरेंशियल सारा हमने किया, इसको पहले से हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, फिर वहाँ से हमने कंपेयर किया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और उस पर वैल्यू पुट करी अपने फार्मूले पर, हमको आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, ऐसे ऐसे आते हैं यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करने वाला क्वेश्चन देंगे, बेस पे तो देंगे लगेंगे आप कर नहीं पाओगे, लेकिन कंडीशनल पे जहाँ तक है पढ़े हैं बच्चे तो कर ले जाते हैं। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं क्या दिया गया हमें बी पार्ट में गाइस, देयर आर 500 स्टूडेंट इन अ स्कूल इन विच
230 आर बॉयज, मतलब कि किसी स्कूल में जो है 500 टोटल बच्चे हैं, जिसमें से 230 आपके बॉयज हैं। इट इज नोन दैट 20% बॉयज आर स्टडिंग इन क्लास 12th। यह आपको क्या, यह आपको मतलब मालूम है, इस जो इवेंट हो रहा है मालूम है कि 20% ऑफ द बॉयज आर स्टडिंग, बॉयज का 20% क्लास 12th में पढ़ रहा है। ओके, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज अ बॉय एंड इज ऑफ क्लास 12th। मतलब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, जो आपने कोई एक स्टूडेंट ने सेलेक्ट किया, तो बताओ कि वह बॉय हो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, लेकिन वो जो बॉय हो वो क्लास 12th में पढ़ रहा हो, ये कंडीशन आप पे डाली गई है। मतलब इज ऑफ ए क्लास 12th बॉयज। तो मतलब क्या, क्या बोला जा रहा है कि आप जो सेलेक्ट करो स्टूडेंट, वह कहाँ से हो, क्लास 12th में पढ़ रहा हो। जो मतलब आपने उठाया वो क्लास 12th का ही बच्चा है, उसी को आपने उठाया, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसको मैं जो बताऊँ उसको ध्यान से देखना, क्योंकि आपका आंसर जो है मैच कराने के लिए हमें कुछ दूसरा निकालना पड़ेगा, लेकिन जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग दूसरे हमारे पास आंसर आएगा। ओके, तो हम लोग इवेंट मानते हैं, कौन से इवेंट, कि रैंडमली चूजिंग स्टूडेंट इज ए बॉय, रैंडमली चूजिंग स्टूडेंट इज ए बॉय, तो इसको हम लोग इवेंट ले रहे हैं। लेट इवेंट इज इक्वल टू, क्या डिनोट करेगा, ये डिनोट्स दैट रैंडमली, इससे एग्जाम लिखना जिससे आपको एग्जाम लग जाए कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है। रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज ए बॉय, मतलब जो भी आपने उठाया वह बॉय है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 230, मतलब उसमें से एक बार सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, मतलब नंबर ऑफ बे, ये आप लोग ये। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इवेंट ए में कितने हैं, 230, की आपको बोला गया है कि 500 में 230 क्या है, बॉयज है। ओके, तो 230 में से हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो हम लिखते हैं 230 ही आएगी। अब नेक्स्ट इवेंट क्या मानना है, एक इवेंट निकलो, दूसरा आप लोग लेट इवेंट पी डोंट्स स्टूडेंट इज ए बॉय एंड इज स्टडिंग इन क्लास 12th, मतलब वह बॉय हो और वो क्लास 12th में पढ़ रहा हो। ये भी आपका इवेंट अकर अकड़ हो रहा है, तो इवेंट बी डिनोट्स दैट चूजन स्टूडेंट, चलिए फिर चूजन बोल सकते हो, सेलेक्टेड सेलेक्टेड बोल सकते हो, जो भी आप लोग बोलो। सेलेक्टेड स्टूडेंट इज ए बॉय एंड इज स्टडिंग इन क्लास 12th। ये दो इवेंट माने मैंने, आपको ध्यान सुनना, दोनों इवेंट कि हमने क्या माना है कि, रुकना एक मिनट, इसको थोड़ा गलती कर दिया इवेंट, ये तो आपको पता करना है, यहाँ से लिखो इसको फिर से, एक मिनट गाइस ध्यान देना, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको हम लोग मानते हैं इवेंट, इवेंट भी ये ले लो कि आप लोग रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज स्टडिंग इन क्लास 12th। इवेंट में हमने क्या माना, डिनोट्स दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट, जो आपका मतलब चूज कर रहे हैं, चूजन स्टूडेंट इज ऑफ क्लास 12th। ओके, वो क्लास 12th का जो है बच्चा है। इवेंट डिनोट्स द रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज ए बॉय, ठीक है, जो हमें फाइंड करना है इवेंट बी, रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज ए क्लास 12th। रैंडमली जो हमने चूज किया, रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज ए
इज ऑफ क्लास 12, वो क्लास 12 का स्टूडेंट है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि हमें कंडीशन प्रॉपर्टी निकालनी है। कंडीशन के लिए हमें क्या होता है, आप जानते हो कि अगर मान लो आपके फंड का डिनोट दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज ए बॉय हो एंड वो क्लास 12 में पढ़ रहा हो, मतलब ए गिवन आपको बी निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है, तो हम लोग उसी इवेंट के इस बारे में बात करेंगे। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, गाइस यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, आप लोग ध्यान देना। ए इंटरसेक्शन बी इवेंट हमारे पास क्या नोट करेगा कि चूजन स्टूडेंट इज ए बॉय एंड इज ऑफ क्लास 12। ओके, ये हमको ए इंटरसेक्शन बी बताएगा, तो इसको भी हम एक बार लिखने से आप कंफ्यूज ना हो। क्या लिख रहा हूँ, इन्हीं दोनों से हम लोग इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, मतलब वो डिनोट्स दैट randomly chosen student is a boy and is of class 12। ये हमको बताएगा कौन, ए इंटरसेक्शन बी बताएगा। ओके, तो नंबर ऑफ वे टू सेलेक्ट स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा कि वो बॉय हो और जो है क्लास 12 में पढ़ रहा हो। तो अगर आप देखो पहले यहाँ हम लोग इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बी फाइंड करने का कितना हो जाएगा कि नोट दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज ए क्लास स्टूडेंट इज ऑफ क्लास 12। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि क्लास 12 में हो, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया कितना, 20% बॉयज आर स्टडिंग क्लास 12। कितना बॉयज का, तो हमें 230 क्या लेना है, 20% डिवाइड बाई 100, 0 0 यहाँ पे खत्म। 30 में कितना हो जाएगा, 46 स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 12 में पढ़ रहे हैं। तो जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो बॉयज ही सारे, ऐसा बोला ही गया है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इंडेक्स 46, इसमें भी आ जाएगा आपका। ओके, आप लोग समझ पा रहे हैं कि वो बॉयज हैं, क्लास 12 में पढ़ भी रहे हैं। कितने हमारे पास स्टूडेंट हैं, 46 ही हैं। अब जो हमें फाइंड करना है उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। सो नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ओके, क्या हो जाएगी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज ए बॉय एंड इज ऑफ क्लास 12, कि वह बॉयज हो, रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज ए बॉय एंड इज ऑफ क्लास 12। मतलब आपको जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बनेगी ए गिवन बी बनेगी, और बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन कितना हो जाएगा, आपका फार्मूला आप लोग मालूम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंटरसेक्शन बी अपॉन में NS, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी, NB अपॉन NS। तो NS में आप खत्म हो जाएगा, NS आप जानते हैं यहाँ पे कितना दिया गया, लिख दूँ मैं फिलहाल, NS आपको 500 दिए गए। ओके, तो ये खत्म, बाकी जो है हमारे सामने। ओके गाइस, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट कितने हैं, 46 अपॉन नंबर ऑफ बी 46। तो ये आपकी आ गई 1, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, ए गिवन बी 1 आ रहा है। ओके, ये आपका हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ ध्यान देना, जो इसके अनसॉल्व दिए हैं वो 1/5 दे रहे हैं। 1/5 देने का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको सर पढ़ाने वाले लोग ध्यान देना अपने सर की बात को, कि जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी रहती है उसे हम लोग अपर में करते हैं, और जो हमको गिवन है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो यहाँ क्या फाइंड करना, देखना आप लोग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली चूजन स्टूडेंट इज ए बॉय।
जो हमने चूज किया वो बॉयज है और वो क्या है, क्लास 12 में पढ़ रहा है। तो हमको एक गिवन कंडीशन है, इसलिए हमको नीचे किया इसको, तो बाई हमारे पास ये बनेगा। ओके, बट अगर हमें आंसर मैच करना तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1/5 लेके आना है। मतलब कि रैंडमली चूज स्टूडेंट इज ऑफ क्लास 12 एंड इट इज अ बॉय, मतलब वो क्लास 12 में पढ़ रहा हो और बॉयज हो, तो हमको आंसर मिलेगा। और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ फॉर मैचिंग द आंसर। ओके, अगर आपको आंसर मैच कराना है तो टू मैच द आंसर, टू मैच द आंसर, आंसर मैच कराने के लिए आप क्या करो, फॉर आंसर आपको क्या निकालना पड़ता है कि बी गिवन ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो आप लोग देखेंगे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए इंटरसेक्शन भी कितना आई थी मेरे पास 46 आई है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा, कितना, एन बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में एन एस और एन ए अपॉन में एन एस खत्म, क्या बचेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट बी इंटरसेक्शन ए और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी है, बी इंटरसेक्शन बात एक ही है यहाँ पर। तो आप देखिए हम लोग एन ए कितना आ रहा है आपका 230 आ रहा है और ये 46 आ रहा है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये आपकी जगह है 200, सॉरी ये आपकी 46 आ जाएगी, ये आपकी कितने जाएगी 230। इसको आप लोग काटोगे बी गिवन ए को, तो कितना जाएगा, फिलहाल ये आप कटेगा तो 1/5 दे देगा आपको। ओके, तो ये आपकी आंसर आ रही है जो आपको उसमें सोल्यूशन में दिया गया है, और जो उसके स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग 1 आएगा। क्यों, क्योंकि आपने वो बच्चे को उठाया जो क्लास डॉट में पढ़ रहा है, तो आपने सही उठाया है, इसलिए करेक्ट प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, 1 ही आएगी। आप लोग जानते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। बट मैच कराने के लिए हमें बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए निकालना पड़ेगा। ओके, तो गाइस शायद आपको ये समझ में होगा। आप लोग सेटिस्फाई हैं तो बताना, और नहीं तभी अपने सर से आप लोग पूछना, उसके बाद ही बात करते हैं इस पर, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें फिर अपने, बस ठीक है। हाँ, ये क्या हमें दिया गया है, पार्ट सी है क्वेश्चन नंबर सी का। इफ ए इक्वल टू आपको 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स दिया गया है, तो जहाँ 3 रो 3 कॉलम है, देन प्रूव दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमें दिखाना है। इसमें गिवन दैट है ए इक्वल टू क्या, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, राइट। तो हमें दिखाना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हमारे पास काम क्या आता है कि हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल लें। ओके, तो हम लोग का डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो हम लोग R1 के एक्सपेंडेंस को एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या पाएंगे 1, इसके रो कॉलम को डिलीट मारो तो 16 और 4 जा 16 माइनस 9, ओके, एंड माइनस 3, और इसको हम डिलीट किया रो कॉलम को तो 4 1 जा 4 और माइनस 3, फिर 3 3 माइनस 4, तो यहाँ कितना हो गया 16 माइनस 9 7, और माइनस में 3, यहाँ पर माइनस 1 इज माइनस 3, राइट। तो आपका साथ कितना हो जाएगा माइनस 3 मतलब 7 माइनस 6, और दिस बिकम 1। तो दिस इम्प्लाइज गाइस डिटरमिनेंट विल बी 1। ये आपका डिटरमिनेंट तो भाई 1 आ गया। अब
यहाँ फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ, तो हम जानते क्या है, वी नो दैट, बी डब्ल्यू के टी मतलब वी नो दैट कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है आपका, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर होता है। ये शायद आपको मालूम होना चाहिए इस बात को, आपका एग्जाम करीब है तो, नहीं तो कोई बात नहीं थी। मैंने यहाँ लिख दिया एडजॉइंट ऑफ क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज का मतलब, अब कोफैक्टर क्या होता है ये आप लोग समझना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं सी आई, जैसे क्या होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। एम आई जे क्या होता है आपका माइनर होता है, माइनर कैसे निकलता है ये आपके सर बताए होंगे। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो आपको एक मैं दिखा रहा हूँ फिलहाल आपको, जैसे मान लीजिए माइनर हम लोग आई जे आपका रो कॉलम डिनोट कर रहा है, तो A11 के लिए हम लोग माइनर फाइंड कर रहे हैं, मतलब आई भी वन है जे भी वन है, इस एलिमेंट के, अब इस एलिमेंट करस्पॉन्डिंग है इसके रो कॉलम को डिलीट मार दो, तो बचेगा क्या, बचेगा आपको ये 4 3 3 4, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, 16 माइनस 9 मीन्स कितना आ गया आपका 7। इसी तरह मान लीजिए हमने 1A12 निकाला, तो इसके इस रो इसका कॉलम डिलीट मारो, तो अब आपका ये बच रहा है ना, अरे यार मास क्यों हटा दो, ये इसके रो इसको डिलीट मारा, तो हमें पास क्या बचा 1 3 1 4, इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 दिस विल इक्वल टू 1, लिखा और निकाल लेते हैं 1 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके इस रो इसको कॉलम डिलीट मारेंगे, तो हमें क्या मिलेगा इस 1 4 1 3, कितना जाएगा 3 माइनस 4 मीन्स -1। अब इसका यहाँ पे देखने में सी आई जी कितना हो जाएगा, तो इसका जो सी आई जी होता है मतलब कोफैक्टर 1 1 का, तो क्या कहता है -1 की पावर करो आई प्लस जे, मतलब आई हमारे पास 1 है, जे भी 1 है, तो 1 + 1 एम आई जे, कितना हमारे पास 7 आया, तो मीन्स -1 की पावर 2 इंटू 7 कितना आएगा आपको 7 आ गया। ठीक, कोफैक्टर पहला एलिमेंट 7, सेम इसी तरह C12 करोगे तो आप लोग यहाँ कितना हो जाएगा 1 + 2 आई पावर मतलब 3 हो जाएगा, -1 पावर 3 और निगेटिव आपका बनता है, यहाँ आपका -1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C13 मतलब 3 + 1 4, तो -1 बनेगा। ओके, इस तरह आप लोग सारे निकालोगे, तो मैं सारे यहाँ पर दे रहा हूँ डायरेक्ट, बाकी आप लोग करना होमवर्क रहेगा आपके लिए। तो गाइस हमको कोफैक्टर जो मैट्रिक्स मिलेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स इट विल बी 7 -1, तो आपके पहले तो तीनों सेम ही रहेंगे, कि इसके बाद इसका हम निकालेंगे A21 का, तो -3 1 0 -3 0 1 आपका आता है, बट हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो हमने क्या बताया था एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है ये, ट्रांसपोज ऑफ, इसका हमें ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, मतलब ये रो एक कॉलम बदल देनी है, -1 -1, ये रो -3 1 0 और -3 0 1, it is your required adjoint of A। ओके, तो आपको फाइंड क्या करना है, A into adjoint of A is equal to determinant of A into 1 आइडेंटिटी। ओके, आपको ये टू आपको शो क्या करना है कि A into adjoint of A is equal to, आप दिखाना determinant of A into आइडेंटिटी के आपकी इक्वल है। तो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A into adjoint of A, ये आपको देख सकते हैं अभी हमने लिखा है ऊपर, और ये आपको जो दिया गया है कितना दिया गया है आपको
1 3 3 1 4 1 3 1 3 3, जो आपका गिवन मैट्रिक्स है उसी की हम लोग बात कर रहे हैं। एडजॉइंट है कितना है, 7 -3 -3 1 1 0 -1 0 1। ओके, अब तो दे सकते हैं ये आपको गिवन मैट्रिक्स है, ये वाला मैट्रिक्स हमने यहाँ पे राइट किया हुआ है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह करोगे आप लोग। फिर इसको साथ आप लोग क्या पाओगे देखना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपका आएगा। लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट मत करना, इस तरह से सारे कैलकुलेशन करना, तभी आपकी करेक्ट आंसर मिलेगी। तो ये हमें मिल गया। ओके, मतलब ये हुआ आपके a इंटू एडजॉइंट ऑफ, और राइट हैंड हमें क्या दिखाना था, आपका लेफ्ट हैंड है ये a इंटू आई। तो डिटरमिनेंट तुम्हारे पास 1 आया है, आई को हमको 3 के रास्ते स्पेंड करना है, स्पेंड कर दो। अब गाइस 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या पाओगे लोग, 1, बाकी सारे 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो आप यहाँ देखना आपका लेफ्ट हैंड इक्वल टू आपके राइट हैंड आ रहा है, और फिर इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, सॉरी, into AK. Okay, this implies left hand equal to right hand. So it is your answer. इस तरह सारा आपको प्रोसेस करने थे। यस, तो ये आपका होता है आज के वीडियो लेक्चर में, इतना ही सफिशिएंट है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में आगे इसके देखेंगे डी और ई पार्ट को। और ऐसे क्वेश्चन आप जरूर एग्जाम मिलेंगे, हर बार आते हैं, तो इस बार भी आएगा। ये सारा करना है, एडजॉइंट निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, माइनर निकालना है, बस डिटरमिनेंट निकालना है। तो हम लोग स्टॉप करते हैं। तो फिलहाल थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। तो अपने गाना सुनाना फिलहाल किसी और दिन।